तो आज पढ़ना है हम लोगों को गॉस का नियम। ठीक है, कल हम आपको पढ़ा दिए थे गॉसियन सरफेस क्या होता है और उस गॉसियन सरफेस के लिए रेखाएं कैसे खींचते हैं, अगर रेडियस को डबल करें ट्रिपल कर दें तो फ्लक्स रेखाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब चर्चा हो गई थी। तो आज गॉस का नियम पढ़ना है, बिना समय गंवाए सीधे टॉपिक पे आते हैं। हेडिंग लगाइए, गॉस का नियम। गॉस का नियम देखो, जो गॉस का नियम है वह आप स्थिर विद्युतिकी में पढ़ने जा रहे हो। ये जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं इस टॉपिक को, इसे स्थिर विद्युतिकी कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। गॉस का नियम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में भी मिलेगा। जब आप गतिक विद्युतिकी पढ़ोगे तो वहाँ भी गॉस का नियम मिलेगा, और स्थिर विद्युतिकी पढ़ रहे हैं तो यहाँ भी गॉस का नियम है। और फिर आप मैथमेटिक्स में भी देखोगे तो गॉस के नियम आपको डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन में मिलेंगे। तो गॉस एक साइंटिस्ट है और उनके अपने विचार विभिन्न क्षेत्रों में है। उनमें से हमें एक विचार आज पढ़ना है कि गॉस ने स्थिर विद्युतिकी में कौन सा नियम दिया था। गॉस का नियम किससे संबंधित होगा? वैद्युत फ्लक्स से। इसी टॉपिक को हमें डिस्कस करना है। तो पहले तो आप गॉस का नियम लिखो, चूँकि ये बोर्ड एग्जाम में आता है तो इसको विस्तार से लिखना चाहिए। लिखो, स्थिर विद्युतिकी में स्थिर विद्युतिकी में तो डैश करके लाइन छोड़ दीजिए और दूसरे लाइन से लिखिए, किसी बंद पृष्ठ से हाँ, बंद क्लोज्ड सरफेस, किसी बंद पृष्ठ से संबंधित कुल वैद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/ε0, ऐसे उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। हाँ, Q इंटू 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। यानी किसी भी पृष्ठ से जो रेखाएं संबंधित होंगी उनका मान निकालने के लिए बहुत सरल तरीका इन्होंने बताया कि कुल कितना आवेश है, उस कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है उस पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स का मान। ठीक है, तो ये आप फॉर्मूला लिख लीजिए। यही गॉस का नियम है स्थिर विद्युतिकी का। फ्लक्स फाई इज इक्वल टू Q इंटू 1/ε0। फाई बराबर Q इंटू 1/ε0। इसे नोट कर लिए। अब फ्लक्स फाई का मान Q इंटू 1/ε0 गुना होता है, यही गॉस का नियम है और स्थिर विद्युतिकी के लिए ही लागू होता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस का नियम है
कि कोई भी एक क्लोज्ड सरफेस जानते हो, बंद पृष्ठ। देखो बंद पृष्ठ का मतलब जैसे बैलून होता, बैलून एक बंद पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, अब इसके ऊपर आवेश वितरित हो सकते हैं ऐसे। ये आवेशों का वितरण हो गया। मान लो टोटल चार्ज कितना है पृष्ठ पर, टोटल चार्ज है Q। तो इस पृष्ठ से कितनी रेखाएं संबंधित होंगी, उन फ्लक्स रेखाओं की संख्या निकालनी है। इसी के लिए गॉस ने अपना ये कॉन्सेप्ट दिया था कि फ्लक्स रेखाओं की संख्या कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ये बैलून है, और बैलून क्या है, एक क्लोज्ड सरफेस है, बंद पृष्ठ है। घन भी हो सकता है, घनाभ भी हो सकता है, गोला भी हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार की आकृतियों को हम हमेशा क्या कहते हैं, क्लोज्ड सरफेस वाली आकृति, बंद पृष्ठ वाली आकृति। तो किसी भी बंद पृष्ठ के लिए अगर आवेश का मान Q है तो उस पृष्ठ के लिए फ्लक्स का मान क्या होगा, इस आवेश Q का 1/ε0 गुना होगा। ठीक है, यही है गॉस का नियम, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद इसकी व्युत्पत्ति देखेंगे कि ये नियम कैसे आता है। व्यंजक, यस। जो व्युत्पत्ति है, इसके लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई आवेश है Q। ठीक है, अब इस आवेश के लिए हम गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। पहले गॉसियन पृष्ठ खींचना होगा, तो गॉसियन पृष्ठ हमेशा वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही खींचा जाता है। मान लो वैद्युत क्षेत्र एक लिमिट यहाँ तक है, हमने एक गॉसियन पृष्ठ इसके बीच में यहाँ पे खींचा। ये गॉसियन पृष्ठ कैसा होगा, जिस आकार का ये आवेश होगा, पृष्ठ होगा, उसी आकार का गॉसियन पृष्ठ होगा। तो ये हमको कैसा दिख रहा है भाई, स्फेरिकल, गोलीय दिख रहा है ना, तो इसका गॉसियन पृष्ठ भी क्या होगा, स्फेरिकल होगा। तो ये है गॉसियन सरफेस। हमने गॉसियन सरफेस खींचा, इस गॉसियन सरफेस पे हम कोई बिंदु लेते हैं। इस बिंदु की इस मूल आवेश से दूरी स्मॉल r है, मान लेते हैं हम। इस गॉसियन सरफेस का एरिया कितना होगा, चूँकि ये स्फेरिकल होगा तो एरिया होगा 4πr²। स्फेयर का ही तो हम एरिया यूज़ करेंगे, गोले का क्षेत्रफल 4πr²। हमें फ्लक्स के लिए सिद्ध करना है, तो ये आवेश से जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो इस गॉसियन पृष्ठ से होकर ही तो गुजरेंगी। जो भी रेखा निकलेगी वो गॉसियन पृष्ठ से ही होकर तो गुजर रही है। और हमें इन्हीं वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को निर्धारित करना है, और जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है उसी को कहते हैं हम वैद्युत फ्लक्स। बात स्पष्ट है। इसके लिए हम मान लेते हैं कि एक पृष्ठ पर छोटा सा लघुखंड है जिसका क्षेत्रफल वेक्टर dA पृष्ठ के लंबवत होगा, और इस धन आवेश के कारण अगर दिए गए बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा को निकालें तो उसके लिए हम टेस्ट चार्ज मानेंगे। तो ये टेस्ट चार्ज इस मूल आवेश के द्वारा प्रतिकर्षित होगा, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही होगी, सेम डायरेक्शन में ही तो वैद्युत क्षेत्र मिलेगा हमको। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और ये क्षेत्रफल वेक्टर दोनों समांतर हो गए। अगर ये समांतर है तो इनके बीच का कोण थीटा क्या होगा, 0। और अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो हम जानते हैं cos 0 का मान 1 होता है, और ये मैक्सिमम वैल्यू होता है। इसलिए हमें फ्लक्स इस अवस्था में सबसे अधिक मिलेगा। ठीक है, तो कितना फ्लक्स मिलेगा वही हमें ज्ञात करना है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम गॉस के नियम को व्युत्पन्न करेंगे। तो देखिए, हम जानते हैं
और कल हमने आपको बता दिया, इसलिए आप भी जानते हो कि फ्लक्स फाई बराबर होता है क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, या ई डॉट डी ए को लिख सकते हैं ई डी ए कास थीटा। थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे? 0। तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रल। और यहाँ से एक चीज़ और, जो वैद्युत क्षेत्र ई होगा वो कैसा होगा? कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट होगा? क्योंकि जो आवेश है वो क्या है? स्थिर है और नियत है। स्थिर और नियत। तो जब आवेश ही स्थिर और नियत है तो उस आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी स्थिर ही होगी। जो कांस्टेंट होता है उसका समाकलन नहीं करते, क्योंकि समाकलन का मतलब जोड़ होता है, और जो समाकलन का मतलब जोड़ है तो जोड़ोगे उन्हीं को जिन्हें खंडों में व्यक्त किया गया होगा ना। जो राशि पहले से पूर्ण है, जिसके खंड नहीं है, उनका इंटीग्रल होगा ही नहीं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो अचर राशि है, ये समाकलन से बाहर हो गया। क्या बचा? सिर्फ डी ए, और कास थीटा की जगह 0 यूज़ करोगे और कास 0 का मान 1, तो हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं? 1। और आपको कल मैंने समझाया था कि 1 का समाकलन अगर आप करोगे तो सेम वही राशि आपको प्राप्त हो जाएगी जिस राशि के सापेक्ष आप समाकलन कर रहे हैं। तो हम एरिया के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, इसलिए 1 का समाकलन स्वरूप हमें क्या मिलेगा? एरिया ही मिलेगा। तो यहाँ लिख दे रहे हैं, क्या ऑन द स्क्रीन है ये? तो फ्लक्स फाई बराबर हमको मिल रहा है ई, और इनटू 1 का इंटीग्रल क्या लिखेंगे? ए। तो फाई इज इक्वल टू ए इंटू ए हो गया। यहाँ तक किसी को कोई संदेह तो नहीं है? अब देखो, बट हमें पता है क्या कि जो एरिया है वो क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश Q के कारण इससे स्मॉल r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। मैंने k यहाँ नहीं यूज़ किया, क्यों? क्योंकि k बराबर 1 होता है निर्वात या वायु के लिए। तो ये सिस्टम निर्वात या वायु में है, किसी पदार्थ में नहीं है, इसलिए k की वैल्यू 1 है। अब इन दोनों मानों के उपरोक्त समीकरण में रख देंगे, तो E की जगह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, और इंटू एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, ये प्रयोग करेंगे। तो इसमें से 4 पाई क्या होगा? कैंसल आउट। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, क्या बचा? सिर्फ फाई इज इक्वल टू क्यू और इंटू 1/एप्सिलॉन, यही तो बच रहा है, यानी 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन। यही तो गॉस का नियम है। तो गॉस का नियम व्युत्पन्न हुआ कि नहीं? हो गया। तो गॉस का नियम व्युत्पन्न करना बहुत ही आसान है, परीक्षा में आता है। जी बताइए। ये हमने माना कि कोई छोटा सा पृष्ठ है जो स्फेरिकल है, उसके ऊपर आवेश Q है, ठीक है। इस पृष्ठ से, इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु है जिस पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ खींचा। फिर इस पूरे पृष्ठ क्षेत्रफल को हमने एक साथ नहीं लिया, हमने उस क्षेत्रफल का एक छोटा सा लघु अवयव लिया dA, और इस लघु अवयव के लिए सबसे पहले हमने गणना की। अब इस लघु अवयव को समाकलन कर देंगे तो पूरे पृष्ठ का हमें प्राप्त हो जाएगा। सो सेम फार्मूला फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डी ए इस्तेमाल किया हमने। अब देखो, धन आवेश है, इसके कारण तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा बनेगी वो भी इस क्षेत्रफल वेक्टर के समानांतर हो जा रही है, इसलिए थीटा की वैल्यू 0 यूज करेंगे, क्योंकि दोनों रेखाएं कभी काटेंगी नहीं तो इनके बीच में कोण बनेगा नहीं, तो थीटा की वैल्यू 0 ही होगी। और कास 0 की वैल्यू क्या होती है?
1 होती है और ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो इस अवस्था में हमें अधिकतम फ्लक्स प्राप्त होगा। गॉसियन सरफेस जो आपने ये मान रखा है, जो खींचा आपने, इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r, और गॉसियन पृष्ठ सेम वैसा ही बनता है जैसा मूल पृष्ठ हो। तो मूल पृष्ठ यहाँ पर क्या स्फेरिकल है, तो गॉसियन पृष्ठ कैसा बनेगा, स्फेरिकल। और अगर ये गोलीय बनेगा तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr स्क्वायर, तो गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल भी हो जाएगा 4πr स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हमने मान रख दिया और ये परिणाम आपको प्राप्त हो गया। तो ये रहा गॉस का नियम कंप्लीट रूप से, इसे आप नोट कर लीजिए।